नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। किसानों ने अब पारंपरिक फसलों की खेती की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में किसानों के बीच पिछले एक साल में हल्दी की खेती का चलन काफी बढ़ा है। हालांकि अभी किसानों को सबसे ज्यादा पीली हल्दी की खेती करते देखा जा सकता है और काली हल्दी के बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसी वजह से मार्केट में इसकी कीमत भी ज्यादा है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में भी काली हल्दी इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा डॉक्टर्स भी निमोनिया, खांसी, बुखार और अस्थमा जैसी दिक्कतों में इसके सेवन की सलाह देते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसे बीमारियों में भी उपयोग होने वाली दवाओं को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देश की खेती हर जमीनों की उत्पादकता में लगातार कमी आ रही है और विशेषज्ञ इसके पीछे किसानों द्वारा हर साल एक ही तरह की खेती के साथ रासायनिक उर्वरकों के बेवजह के इस्तेमाल को सबसे बड़ा कारण बताते हैं और यही वजह है कि सरकार किसानों को हर साल अलग अलग फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। फसल विविधीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को आर्थिक मदद दे रही है। अब हरियाणा के 7 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार और नूह के किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार योजना को बाजरे की खेती के लिए दलहनी और तिलहनी की फसलों पर प्रति एकड़ 4,000 रुपए दे रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र मल्हाना में ऐसे लघु गुड़ इकाई की स्थापना हुई है जिसका उपयोग सिर्फ 5 घंटे में 10 क्विंटल गुड़ तैयार किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने से गन्ने की पेराई में कम वक्त लगेगा और इसके अलावा उतने ही वक्त में बढ़िया किस्म का गुड़ अधिक मात्रा में बनाया जा सकेगा। दरअसल सरकार का दावा है कि इस तकनीक के आने से किसानों को उनके गुड़ का अच्छा दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी इजाफा होगा। कृषि विज्ञान केंद्र मल्हान देवरिया के प्रभारी डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना साल 2012 में की गई थी और यहाँ किसानों को खेती की नई नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लघु गुड़ यूनिट की स्थापना में 35 लाख रुपए की लागत आई है और इस इकाई से 2 घंटे में 1 कुंतल गुड़ बनाया जा सकेगा और इस दौरान सिर्फ 5 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ भारत में टमाटर की खेती बड़े स्तर पर होती है। कई किसान टमाटर की खेती कर बड़े मुनाफा कमाते हैं और अगर आप भी 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती करते हैं तो आपके पास भी 800 से 1200 क्विंटल टमाटर का उत्पादन होगा। टमाटर की खेती अलग अलग तरह की मिट्टी पर की जा सकती है और इसके अलावा रेतीली, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, लाल और काली मिट्टी पर खेती की जा सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी मिट्टी आपके खेत में हो उसमें पानी का उचित निकासी होना चाहिए। अगर उत्तर भारत की अगर बात करें तो टमाटर की खेती यहाँ साल में 2 बार की जाती है। पहली जुलाई अगस्त में शुरू होकर फरवरी मार्च तक चलती है तो वहीं दूसरी खेती नवंबर दिसंबर से लेकर जून जुलाई तक चलती है। जॉर्ज कल्ली वायालिल जो कि जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और दीपिका न्यूज़पेपर के चीफ ऑफ ब्यूरो हैं, उन्होंने आज कृषि जागरण के कार्यालय का दौरा किया। कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और साथ ही डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक से मुलाकात की। जॉर्ज कल्ली वायालिल जो 33 वर्षों से भी अधिक समय से दीपिका समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कृषि पत्रकारिता पर अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को कृषि जागरण के साथ साझा किया। I can see the interest and passion in you, many of them. I saw you working. At your face, I can make it out. I should congratulate you first. Again, big congratulations to my dear friend Dominic, his wife Shaini, for making this Krishi Jagran and this KJ Chopal such a big. You are doing a real human service to the farmers of India. Nobody, even the government, is not so effective, I think. And the scope for agriculture journalism in India, especially this AJI, Agricultural Journalists Association of India, this is a great idea because I was also part of so many journalist associations. Right now I am the global president of the Global Malayali Press Club. And I'm also former General Secretary for the South Asian Media Commission. That is an editors association of our editors from South Asia. And I'm actively
formerly president of the Trivandrum Press Club, Cochin Press Club. So I was very active in all these things. तो वहीं कृषि जागरण ने धान में रोग और कीट प्रबंधन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में कई प्रख्यात वक्ताओं ने भाग लिया। कृषि जागरण के सीओओ डॉक्टर पीके पंत ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। तो वहीं ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के निदेशक सुभाष चंद्र ने धान में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर अपने विचार साझा किए। आपको पता ही है कि धान जो है वे मुख्य फसल है और इसमें क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े और बीमारियों का काफी वातावरण उनके लिए यूजफुल होता है, तो उनकी काफी नुकसान करते हैं। और इस नुकसान को यदि हम कम कर सकें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन काफी बढ़ सकती है। लेकिन अभी जो हरित क्रांति के बाद हमने देखा है कि कीड़ों की संख्या, उनकी प्रजातियां, उनका जो पॉपुलेशन लेवल स्तर है तो काफी बढ़ गया है, जो हमारी सघन खेती के कारण। और जो कीड़ों की प्रजातियां हरित क्रांति के पहले जो उस पे नुकसान करती थी, उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और हमने देखा है कि उत्तरी भारत में जो है 1908 में पहली बार जो भूरा फुदका, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और फिर 13 में हुआ और लगातार अल्टरनेट ईयर में उसका नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। और वैसे भी धान गेहूं की फसल में जो कई कीड़े हैं, जैसे पिंक बोरर है, वो धान में भी आता है, गेहूं में आता है, उसका प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। तो हमें जो है इसमें सोचने की जरूरत है कैसे हम प्रभावी ढंग से और कैसे बिना पर्यावरण को और कीटनाशियों का कम से कम प्रयोग करके और दूसरे जो गैर रासायनिक जो टेक्टिक्स है उनका कैसे करके हम जो है अपनी इसको योजना में सफल हो सकते हैं। जी, तो आपने देखा है कि देखिए पहले जो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहचान होना बहुत जरूरी है। कीड़े और बीमारी का पहचान होना, फिर उसकी सर्वेलेंस, उस पर नजर रखना। हमारे पास पहचान होगी, किसान भाई उसको पहचान पाएंगे तो मुखिया कीड़ा जैसे आज भूरा फुदका है, ये तने पे रहता है और किसान भाई ज्यादातर जिनको पता नहीं है वो उसको देख नहीं पाते। और जैसे ही इसका प्रकोप बढ़ता है और संख्या बढ़ती है तो फसल सूखने लगती है। और किसान भाई हमें कहते हैं कि हमारी फसल 1 हफ्ते में सूख गई। हम उन्हें कहते हैं कि 1 हफ्ते में नहीं सूखी, ये कीड़ा था, लेकिन हमने इसको इग्नोर किया, देखा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि कीड़ा कैसा होता है, कहाँ होता है, और फिर जैसे ऐसी हालत आ जाती है जिसको हम हॉपर वर्म कहते हैं। इसी प्रकार जो है ये कि स्टेम बोरर होता है, इसके पतंगे और जो है ये सफेद वाली करते हैं, शुरू में डेड हार्ट करते हैं और इसकी सूंडी है। इसी प्रकार पत्ता लपेटक है, इसका भी पतंगा नुकसान नहीं करता, सूंडियां नुकसान करती है, पत्ते को लपेट देती हैं। ये शुरू से लेके अंत तक फसल पे रहते हैं। हिस्पा है जो ये इसका वयस्क एडल्ट है, वो इसको धारीदार धारियां बना देता है। ये इसका लार्वा है जो ये माइनिंग करता है। तो इस तरह की जानकारी, आइडेंटिफिकेशन और जो फार्मर फील्ड स्कूल हम करते हैं किसानों को उसकी जानकारी देना, पहचान देना, तभी वो उसकी निगरानी कर पाएंगे। और क्योंकि सबसे पहले जो क्लाइमेट की बात हम कर रहे हैं, जो मानसून की बात हम कर रहे हैं, मानसून डिले है, सब किसी को पता है। साथ ही साथ पानी की बहुत ज्यादा कमी है इस समय देश में। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो बहुत सारे पानी के स्रोत जो है सूख चुके हैं और कुछ स्रोतों में पानी बहुत नीचे जा चुका है। और चावल जैसी खेती जिस पर पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है वो करना कठिन हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हमें जो कि हमारा स्टेपल फूड भी है उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए आज का जो प्रोग्राम है वो धान पर आधारित है, धान पर है केंद्रित है। तो उस धान की खेती को समय पे और कम खर्च पे ज्यादा कैसे हम लेके जा सके, उसका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा कैसे कर सके, उस पर हम विचार करेंगे। साथ ही साथ हम जो हमारी सरकार है उनका कहना यह है कि धान की खेती में, या हमारी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उनका कहना है कि धान की खेती में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल भी होता है। ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक भी है, कहीं ना कहीं पर हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में आते हैं और इनका कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी अफेक्टेड है, इम्पैक्टेड है। बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है। बेसिकली उसमें रेजिड्यू जो है वो ट्रेस एलिमेंट जहां होना चाहिए था वो वहां पर माने कहीं कहीं पर 300 प्लस जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज्यादा पाया जाता है। तो आज हम लोगों को ये ध्यान देना है कि उन सारे परिस्थितियों के बावजूद भी अगर हमें अपनी पैदावार को मेंटेन रखना है, सस्टेनेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है।
गुजरात के कई जिले भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ के कई जिलों में ठीक ठाक बारिश होती है, लेकिन पहाड़ी और चट्टानी इलाकों की वजह से बारिश का पानी रुकता ही नहीं है। यहाँ के डांग जिले में हर मानसून में तकरीबन 125 इंच बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन पहाड़ी और चट्टानी इलाकों के कारण बारिश का सारा पानी समुद्र में बह जाता है और इतनी अच्छी बारिश के बाद भी यहाँ के लोगों को पानी के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता है। रोजाना उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए भी इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है और वहीं यहाँ की अधिकतर आबादी खेतों पर निर्भर है। ऐसे में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। पसूराना गांव के 60 वर्षीय किसान गंगाभाई पवार 20 साल से गांव में सरपंच से कुएं के लिए मदद की मांग कर रहे थे। हालांकि उनके सरपंच से लेकर प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई और इसके बाद गंगाभाई ने खुद ही कुआं खोदना शुरू कर दिया। पहली बार कुआं खोदने पर नीचे पत्थर निकला, दूसरी और तीसरी और चौथी बार भी पानी की जगह पत्थर ही मिले, लेकिन बिना हार माने गंगाभाई ने 5वां कुआं खोदना शुरू कर दिया और रात दिन एक करके 2 साल की मेहनत के बाद आखिर 5वें कुएं में 32 फीट की गहराई पर पानी निकल ही गया। यूपी में जहां हर घर नल का जल अभियान को तेज किया गया है, वहीं यूपी में अब जल जनित बीमारियों के खात्मे का जिम्मा महिलाएं संभालेंगी। ये अब तक का सबसे बड़ा टास्क फोर्स होगा। गांव की महिलाओं को न सिर्फ इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनके हाथों में सरकार पानी के सैंपल की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट भी देने वाली है। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पहल होने जा रही है। दरअसल पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को इस कार्य में लगाया जाएगा। पहली बार 6 लाख महिलाओं को वाटर सैंपल के जांच में लगाया जाएगा और इन महिलाओं के हाथों में हथियार के रूप में फील्ड टेस्ट किट होगी। ये महिलाएं पीने के पानी की जांच करेंगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन के ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पीने के पानी की शुद्धता की जांच के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के जल शक्ति विभाग ने की थी और यूपी में 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो वहीं कृषि जागरण की टीम हरियाणा के अंबाला स्थित न्यू अनाज मंडी में फार्म विजिट पर है, जहां वे किसानों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही टीम द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। देश की आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती संबंधित जमीनों में भी लगातार कमी आ रही है और ऐसे में किसान अब खेती में नए नए विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को सुरक्षित खेती करने के लिए अनुदान मुहैया करा रही हैं। दरअसल किसानों के बीच इन दिनों शेडनेट हाउस और ग्रीन हाउस पॉली हाउस के तहत खेती करने का चलन काफी बढ़ रहा है। हालांकि भारत में अभी भी इस तकनीक के तहत खेती करने वाले किसानों की संख्या बेहद ही कम पाई जा रही है। पॉली हाउस, शेडनेट हाउस का उपयोग बेमौसम फल और सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है। कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए ये दोनों तकनीक बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कोरोना काल के दौरान आरंभ की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के परिणाम जमीनी स्तर पर आने शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पंचकुला से 7,500 सूक्ष्म सिंचाई परिदर्शन योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिए जल बचाकर रखना चाहिए। पानी की कमी एक चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शायद जल युद्ध ही होगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने पंचकुला से 7,500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शन योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई के 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
और इसके साथ ही सभी जिलों के लिए 2-2 वाहनों की रवानगी भी की, ताकि आम जनता को जल संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिए जल बचाकर रखना होगा। रूस और यूक्रेन की जंग अब 5 महीने में भी पहुंच चुकी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहर में हमले जारी हैं। यूक्रेन के सैनिक इन हमलों को जवाब भी दे रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन की एक बकरी की खूब चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से रूस के 40 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दरअसल डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक दक्षिण पूर्व यूक्रेन के जापोरिजिया ओब्लास्ट के निस्की रोस्टोरी गांव में एक ग्रेनेड का ट्रैप बिछा रहे थे और एक अस्पताल के चारों ओर ऐसे तारों को बिछाया जा रहा था और इसी दौरान एक बकरी वहां पहुंच गई। बकरी की तारों से टकराने की वजह से ग्रेनेड फट गया और इस धमाके में कम से कम 40 सैनिक मौके पर ही घायल हो गए। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अक्टूबर में होने वाली इंडिया कैंप के आगामी 12वीं संस्करण की तैयारियों की समीक्षा की। ये 3 दिन का कार्यक्रम 6 अक्टूबर साल 2022 को शुरू होगा और इसका आयोजन उद्योग मंडल फिक्की के सहयोग से किया जाएगा। एक सरकारी बयान में कहा गया कि मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ एक ब्रोशर भी पेश किया है। मंडाविया ने यह भी कहा कि ये आयोजन क्षेत्र में सतत विकास के लिए जबरदस्त क्षमता और सहायक सरकारी नीति का प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अन्य अंशधारकों को बातचीत करने और गठबंधन बनाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आगामी वैश्विक कार्यक्रम भारत को रसायन क्षेत्र में निवेशकों और अंशधारकों के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करेगा। किसान आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके, इसी लिए सरकार नई और मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती रहती है। हरियाणा सरकार राज्य में देसी कपास को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि कपास की खेती करने वाले किसानों को भारी मुनाफा इससे हो सकता है। कपास की मार्केट में काफी डिमांड है और कपास से कपड़ों से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। अगर विशेषज्ञों की सलाह से इसकी खेती की जाए तो कम वक्त और कम लागत में बड़े मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो वहीं देश में छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार एक स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत नया रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया था, जिनका रोजगार कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ, और इस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। सरकार ने इस स्कीम को साल 2024 तक बढ़ा दिया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पटरी वालों को अपने काम को दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। खास बात तो यह है कि कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है और पहली बार लिए गए लोन को अगर कोई समय से चुका देता है तो वो दूसरी बार में 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपए का लोन ले सकता है। मेरठ के मोदीपुरम स्थित कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती से कृषि समृद्धि विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. मित्तल ने बताया कि सेमिनार में प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न स्टॉल लगाए गए। सेमिनार कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने सेमिनार में पहुंचकर ऑर्गेनिक खेती से उगाए गए प्रोडक्ट के विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि देश की जमीन और किसान को प्राकृतिक खेती ही समृद्ध कर सकती है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत सरकार द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी। मशरूम की खेती एक रोमांचक और नया उद्योग बनकर तेजी से उभर रही है और इसी संदर्भ में राजस्थान के सीकर में रहने वाले मशरूम किसान मोटाराम शर्मा से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। दरअसल हाल ही में मशरूम की खेती किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है, लेकिन शर्मा 3 दशकों के अधिक समय से इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये बटन मशरूम, शिताके मशरूम और दूधिया मशरूम सहित अन्य मशरूमों की खेती करते हैं। इनके मशरूम 100 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकते हैं। तो वहीं इन्होंने कृषि रत्न पुरस्कार और कृषि सम्राट पुरस्कार भी अर्जित किए हैं और उन्हें मशरूम किंग की उपाधि भी दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पूर्व बर्दनाम जिले का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कृषक बंधु योजना के तहत राज्य के 89 लाख किसानों के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया और बाकी के लाभार्थियों के बैंक खातों में 24 दिसंबर तक कुल 2,385 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। बनर्जी ने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए लाभ बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं इन दिनों फलों का राजा कहे जाने वाले आम का सीजन काफी चल रहा है।
देश भर में एक से बढ़कर एक किस्म के आम देखने को मिल रहे हैं और लोग इन आमों का स्वाद भी चख रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार का एक आम देश भर में अपनी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये कोई मामूली आम नहीं, इस आम के लिए दावा किया जा रहा है कि ये पकने से पहले 16 बार अपना रंग बदलता है। साथ ही इसे शुगर फ्री आम भी बताया जा रहा है। दरअसल बिहार के जिस आम की चर्चा हो रही है उसे अमेरिकन ब्यूटी नाम दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान ने इस आम की बागवानी की है। इस आम के बगीचे की चर्चा इन दिनों पूरे बिहार में की जा रही है, क्योंकि आम का आकार और रंग दूसरे आमों से काफी अलग है। कहा जा रहा है कि आम देखने में इतना मोहित करने वाला है कि जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है वो एक बार आम की बाग को जरूर देखता है। आपको बता दें कि ये आम का बगीचा मुजफ्फरपुर के मुशहरी गाँव के रहने वाले किसान भूषण सिंह का है। तो वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पड़ रही गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 29 जून को गर्मी के बीच बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 1-2 दिन में मानसून का आगमन भी हो सकता है, जिसके बाद रोजाना झमाझम बारिश होगी। हालांकि राजधानी में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।